वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 20 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है, अभी विश्व बैंक ने प्रवासन और विकास विवरण रिपोर्ट जारी करी है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी विश्व बैंक का नवीनतम प्रवासन और विकास विवरण शीर्षक प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में अभी भारत की महत्वपूर्ण स्थिति पर प्रकाश डालता है, जो प्रेषण यानी रेमिटेंस परिदृश्य में उभरती गतिशीलता की ओर ध्यान आकर्षित करता है। तो विश्व बैंक प्रवासन और विकास संक्षिप्त परिचय इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसे विश्व बैंक की प्रमुख अनुसंधान और डेटा शाखा होती है, उसमें माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स द्वारा तैयार किया गया है। ध्यान रखना, माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स द्वारा ये तैयार किया गया है। संक्षिप्त विवरण ये वर्ष में 2 बार तैयार किया जाता है और ये संक्षिप्त विवरण इसका उद्देश्य पिछले जो 6 महीने में प्रवासन और प्रेषण यानी रेमिटेंस प्रवाह और उससे संबंधित जो नीतियां होती हैं, उनको नीतियों के क्षेत्र में प्रमुख विकास पर अद्यतन जानकारी प्रदान करना है। यह विकासशील देशों को प्रेषण प्रवाह जो मतलब रेमिटेंस आता है उसका जो प्रवाह का माध्यम अवधि का अनुमान भी प्रदान करता है। ये ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन पर हाल ही में विकास को भी प्रस्तुत करता है। हालिया रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं वो देख लेते हैं। तो 2023 में शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों में भारत पहले स्थान पर है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है बाहर से। इसमें ये 125 बिलियन डॉलर है। इसके बाद मैक्सिको है 67 बिलियन डॉलर और उसके बाद चीन 50 बिलियन डॉलर, फिलीपींस 40 और मिस्र 24 बिलियन डॉलर है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत अभी तक बना हुआ है। निम्न और मध्यम जो आय वाले देशों में प्रेषण जो 2023 में अनुमानित 3.8% की वृद्धि के साथ कुल 669 बिलियन डॉलर 669 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। ये उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को खाड़ी सहयोग परिषद और देशों को जो लचीले श्रम बाजारों ने प्रवासियों के घर में पैसे भेजने की क्षमता का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में लगातार दूसरे वर्ष प्रेषण प्रवाह में गिरावट देखी गई है, जो मुख्य रूप से मिस्र में प्रवाह में तेज गिरावट के कारण हुई है। 2022 में महत्वपूर्ण लाभ के बाद यूरोप और मध्य एशिया में प्रेषण प्रवाह में भी 1.4% की कमी आई है। रिपोर्ट में वैश्विक मुद्रास्फीति और कम विकास संभावनाओं के कारण 2024 में प्रवासियों के लिए वास्तविक आय में गिरावट के संभावित जोखिम को सुझाव देती है। इस रिपोर्ट का एक विशेष खंड विकास वित्त के लिए जो विशेष रूप से प्रवासी बॉन्ड के माध्यम से प्रेषण का जो लाभ उठाने की क्षमता पर जोर देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवासी बॉन्ड को विदेशी गंतव्यों में रखे गए प्रवासी बचत का उपयोग करने के लिए संचरित किया जा सकता है, जिससे धन का एक स्थिर स्रोत उपलब्ध हो सके। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय खान मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये पूरे भारत में भू स्थानिक जानकारी तक पहुंचने, साझा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन मंच प्रदान करेगा। NGDRA पहल का नेतृत्व भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोफार्मेटिक्स ने किया था। ये महत्वपूर्ण भूमिका भूविज्ञान डाटा को लोकतांत्रिक बनाने और उनके मूल्य संसाधनों तक अभूतपूर्व पहुंच के साथ उद्योगों को, शिक्षा जगत में हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 के मुख्य रूप से रेलवे के कोयला भंडार खोजने के लिए की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में GSI ने न केवल देश में विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक भूवैज्ञानिक जानकारी भंडार के रूप में विकसित हुआ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भूवैज्ञानिक संगठन का भी दर्जा इसको प्राप्त कर चुका है। ये मुख्य रूप से कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी और खनिज संसाधन मूल्यांकन का निर्माण और उनका अद्यतन करना है इसका।
जीएसआई की मुख्य भूमिका में नीति निर्माण, निर्णयों, वाणिज्यिक और सामाजिक आर्थिक जरूरतों पर ध्यान देने के साथ उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष व अद्यतन भूवैज्ञानिक विशेषता और सभी प्रकार की भूवैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना इसमें शामिल है। जीएसआई भारत और इसके जो अपतटीय क्षेत्रों की सतह पर और उपसतह दोनों पर सभी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के व्यवस्थित दस्तावेजीकरण पर जोर देता है। संगठन ये नवीनतम और सबसे अधिक लागत प्रभावी तकनीकों और पद्धतियों का उपयोग करके भूवैज्ञानिक और भौतिकीय और भू रासायनिक सर्वेक्षणों के माध्यम से यह कार्य करता है। जीएसआई खान मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। हम इसके 6 क्षेत्रीय मतलब कार्यालय भी हैं। इसमें लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग, कोलकाता में स्थित है अन्य कार्यालय, और ये देश का लगभग सभी राज्यों में इसकी इकाई कार्यालय उपस्थित है। हमारा अगला आर्टिकल है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो आइए देख लेते हैं IAMAI के बारे में। अभी लगभग 600 इंटरनेट फर्मों और स्टार्टअप्स की प्रतिनिधि संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में लोकसभा में टेलीकॉम बिल जो पेश किया गया है उसका स्वागत किया है। तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। तो ये इसको 2004 में स्थापित IAMAI सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है। ये डिजिटल सेवा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला देश का एकमात्र संगठन है जिसके सदस्यों में 500 से अधिक भारतीय और बहुराष्ट्रीय निगम हैं, जिसमें डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कंपनियों के साथ साथ स्टार्टअप भी शामिल होते हैं। ये ऑनलाइन मोबाइल मूल्य वर्धित सेवाओं के क्षेत्रों का विस्तार और संवर्धन करता है और ये उन व्यवसायों को एकीकृत आवाज़ को सरकार, निवेशकों, उपभोक्ताओं और हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए समर्पित है जिनका प्रतिनिधित्व यह करता है। एसोसिएशन इंटरनेट और मोबाइल अर्थव्यवस्थाओं के मुद्दों, उनकी चिंताओं, चुनौतियों का समाधान करता है और इसके विकास में अग्रणी भूमिका भी निभाता है। IAMAI ये डिजिटल विज्ञापन, डिजिटल मनोरंजन, ट्रेवल टेक, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल भुगतान, फिनटेक, डिजिटल कॉमर्स, एडटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक, बिग डेटा, ML, AI और IoT, AR, VR, लॉजिस्टिक टेक आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ये करता है। एसोसिएशन की गतिविधियों में डिजिटल अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित शक्तियों को बढ़ावा देना, उद्योगों के लिए मानकों और प्रथाओं का मूल्यांकन और उनकी सिफारिश करना, अनुसंधान करना और अपने सदस्यों के लिए मंच बनाना, उद्योगों की ओर संचार करना और उद्योग के लिए अनुकूल जो व्यावसायिक वातावरण बनाना आदि इसके उद्देश्य हैं। IAMAI ये स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा क्षेत्र के लिए प्रगतिशील कानूनों का समान पहुंच, उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं की सर्वोत्तम गुणवत्ता और उपयोगताओं के लिए उपयोगकर्ता होते हैं उनके लिए सुरक्षित इंटरनेट का समर्थन करने की वकालत करता है। हमारा अगला आर्टिकल है स्वरवेद महामंदिर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये स्वरदेव महामंदिर है, स्वरवेद महामंदिर। तो अभी प्रधानमंत्री ने सोमवार को हाल ही में बनारस में मतलब दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है जहां 20,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका उद्देश्य मानव जाति को अपनी आध्यात्मिक आभा से रोशन करना और दुनिया को शांतिपूर्ण सतर्कता की स्थिति को में लाना है। इस मंदिर का नाम स्वरवेद के नाम पर रखा गया है जो विहंगम योग के निर्माता और एक शाश्वत योगी सद्गुरु श्री सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखित अध्यात्म साहित्य है। ये मंदिर ब्रह्मा विद्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वरवेद शिक्षाओं का प्रचार करता है जो ज्ञान का एक भंडार है जो आध्यात्मिक साधकों को पूर्ण जैन की स्थिति, शांति और खुशी में अडिग स्थिरता की स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये 7 मंजिला इसकी अधिरचना है, मतलब 7 मंजिला बना हुआ है। इसमें 125 पंखुड़ियों वाले कमल के गुंबद वाला एक सुंदर डिजाइन है। इसकी जटिल नक्काशी वाली छत और दरवाजे सागौन की लकड़ी से बने हुए हैं और इस मंदिर की दीवारों के
चारों ओर गुलाबी बलुआ पत्थर की सजावट और औषधीय जड़ी बूटियों वाला एक उत्कृष्ट उद्यान भी है। इस महामंदिर में दीवारों पर स्वरवेद की ऋचाएँ उकेरी गई हैं। विहंगम योग के बारे में मुख्य तत्व देख लेते हैं। तो ये योग और ध्यान की एक भारतीय विद्या है जिसकी स्थापना 1924 में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा की गई थी। ये नाम दो मूल शब्दों से बना हुआ है, विहाग जिसका अर्थ होता है पक्षी और योग जिसका अर्थ होता है मिलन। इस नाम एक पक्षी के विचार का प्रतीक है जो पृथ्वी को छोड़ देता है और आकाश में ऊंची और मुक्त उड़ान भरता है। विहंगम योग का लक्ष्य हमारी आत्मा को भौतिक दुनिया के प्रति लगाव से मुक्त करना और उसके वास्तविक मुक्त स्वरूप का एहसास कराना है। केवल तभी किसी भी व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना यानी परमात्मा के साथ एकजुट हो सकती है और ये स्थायी शांति और आनंद तक ये पहुंच सकती है। हमारा अगला आर्टिकल है टेम्पो उपग्रह के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी प्रति घंटे वायु प्रदूषण मापने वाले नासा के नए उपग्रह टेम्पो के महत्वपूर्ण प्रगति इसमें दिखाई गई है और अब तक ये अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारी पहले से ही इसके जीवन को बढ़ाने के तरीके के बारे में सोच रहे हैं। टेम्पो उपग्रह के बारे में देखते हैं। तो ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है टेम्पो का। इसमें पूरे उत्तरी अमेरिका में प्रमुख वायु प्रदूषण की निगरानी करता है। इसकी निगरानी सीमा कनाडा के तेल रेत से युगाटन जो प्रायद्वीप है उस तक और अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक फैली हुई है। ये दक्षिण कोरिया के जियो स्टेशनरी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग स्पेक्ट्रोमीटर और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के आगामी उपग्रह के साथ एक आभासी समूह का हिस्सा भी है जिसका लक्ष्य उत्तरी गोलार्ध में व्यापक वायु प्रदूषण पर निगरानी करना है। ये ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड सहित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवलोकन करेगा। ये कई वर्ग मील के रेजोल्यूशन के साथ दिन के दौरान प्रति घंटे उत्तरी अमेरिका की वायु गुणवत्ता को मापने में सक्षम है। यह व्यस्त समय के यातायात से लेकर जंगल की आग, ज्वालामुखी से होने वाले प्रदूषण को हर चीज़ के प्रभावों पर नजर रखता है। वर्तमान प्रदूषण निगरानी उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लियो में है, लेकिन ये नया निगरानी उपकरण भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित होगा। इसे 20 महीनों के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है योग माया मंदिर के बारे में। तो आइए देखते हैं। योग माया मंदिर एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारक है जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक प्राचीन मंदिर के नाम से स्थान पर खड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल के दौरान हुआ था। तो योग माया मंदिर के बारे में जान लेते हैं। इसे जोग माया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो महारौली ये दिल्ली में स्थित है, जो प्रसिद्ध कुतुब मीनार से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे 1806 से 1837 के बीच मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दरबार में लाला सिद्दुमल नाम के एक रईस जो उस टाइम हुआ करते थे उन्होंने बनवाया था। ये प्राचीन जैन ग्रंथ में इस क्षेत्र में योगिनीपुरा नाम से जाना जाता था और कहा जाता है कि यह स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने अपने शहर के विनाश से कुछ समय पहले यहाँ पर एक योगिनी मंदिर का संरक्षण किया था। यह अकबर द्वितीय के शासनकाल का केंद्र बिंदु था और ये मंदिर योग माया की प्रतिकृति है जिन्हें शुद्ध देवी भी कहा जाता है। ये केवल इसी मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्यौहार फूल बालों की सैर है। हमारा अगला आर्टिकल है चम सैल्मन के बारे में। तो ये अभी वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि चम सैल्मन एक प्रवासी मछली आर्कटिक जल के में अंडे दे रही है। तो तब ये चर्चा में है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये एक एनाड्रोमस एल्मोनिड मछली की एक प्रजाति है जिसका अर्थ है कि ये मीठे पानी की धाराओं और नदियों में अंडे देती है। फिर ये भोजन करने और उसके बढ़ने के लिए समुद्र के खारे पानी के वातावरण में चली जाती है। वे लंबे समय से ताज़े पानी में नहीं रह सकते, मतलब लंबे समय तक ताज़े पानी में ये नहीं रह सकते हैं। इन्हें डॉग सैल्मन के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी प्रशांत सैल्मन में सबसे व्यापक रूप से वितरित हैं और ये पूरे उत्तरी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं
और कनाडा आर्कटिक तट के से लेकर ये उत्तरी अमेरिका और एशिया के पूरे उत्तरी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे अपना प्रारंभिक जीवन मीठे पानी की धाराओं जो मोहल्लों और उनसे संबंधित जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं उनमें उगने और उनके भोजन करने में बिताते हैं, और ये अपना शेष जीवन में तलाश करते हुए मतलब इधर उधर घूम के बिताते हैं, और फिर उन नदियों और उनकी सहायक नदियों में लौट जाते हैं जहाँ वे अंडे देने के लिए पैदा हुए थे। हमारा अगला आर्टिकल है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बारे में। तो अभी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये की सीमा के भीतर छत्तीसगढ़ की आखिरी बची हुई शुद्ध नस्ल की जंगली भैंस कथित तौर पर एक संकर जंगली भैंस के साथ टकराव के बाद आंशिक रूप से अंधी हो गई है, तो तभी ये चर्चा में है। ये उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के धनवंतरी मतलब जो धमतरी जिला है उसमें स्थित है, और ये उदंती और सीता नदी को दो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिन्हें मिलाकर ये रिजर्व बनाया गया है, जो कुल 1842.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में को कवर करता है। इसे 2008-9 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया था। तो अब इसके लोकेशन देख लेते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का पूरा हमारा मैप है, और इसमें ये छोटा सा जो ग्रीन कलर का है ये है उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ऊपर वाला। तो ये छत्तीसगढ़ के लगभग पश्चिम में मतलब स्थित है। तो देख लिया मैप में, आइए अब देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर उदंती नदी ये उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, और सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य निकलती है। यहाँ कुछ 12मासी झरने भी हैं जिसमें प्रसिद्ध देवधारा और गोडेन झरने शामिल हैं। ये क्षेत्र यहाँ की स्थलाकृति मैदानों की पट्टियों से घिरी असंख्य पहाड़ी श्रृंखलाओं से होकर गुजरी हुई एक भूमि का टूटा हुआ द्रव्यमान है। इस रिजर्व में मिश्रित वनस्पति मौजूद हैं जिसमें शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति भी यहाँ पर देखी जाती हैं। विशेषकर नदियों में इसके जलमार्गों के आसपास क्षेत्र यहाँ पर ये पाई जाती हैं। इसमें साल वन के साथ मिश्रित विभिन्न प्रकार के वन फसलें शामिल हैं। जमीन घास, पौधे और झाड़ियों और पौधों के चक्रव्यूह से ढकी हुई हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर भारत की सभी जो प्रतिनिधि जीव जंतु प्रजातियाँ यहाँ अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। यहाँ पर एशियाई जंगली भैंस कोर, जो एशियाई जंगली भैंस होती है वो कोर क्षेत्र में पाई जाती है। और ये लुप्तप्राय प्रजाति है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाघ के अलावा यहाँ पर अन्य लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियाँ भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, स्लॉथ भालू और माउस ऋण भी पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये है हमारा भारत का मैप, और यहाँ पर दिखाया गया है हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे है। ये हरियाणा में पड़ता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये जूम करके दिखाया गया है। इसमें ये पूरा एरिया ये दिल्ली है, और ये एरिया हरियाणा का दिखाया गया है, और यहाँ पर है सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये दिल्ली और दिल्ली के नज़दीक है हरियाणा में। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अभी वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार गुरुग्राम के फरूख नगर स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में इस मौसम प्रवासी पक्षियों की संख्या में 20 से 30% की कमी दर्ज की गई है, तो तभी ये चर्चा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, ये हरियाणा जिले के गुड़गांव जिले में स्थित है। इसे मुख्यतः आर्द्र भूमियों में ये शामिल हुआ है। ये राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी और निवासी जो पक्षियों सहित जलीय पक्षियों के लिए एक प्रमुख निवास स्थान है। 2021 में इसको रामसर साइट में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया था। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन और इसमें मौसमी जलीय वनस्पति भी शामिल हैं। यहाँ पर कृत्रिम द्वीपों से युक्त है ये, और पार्क में खुले घास के मैदान भी शामिल हैं। यहाँ पर घास, ढोक, खैर, तेंदू, बेर, जामुन, बरगद का पेड़ और नीम आदि के पेड़ पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के में ऐसे ही पेड़ पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर जल पक्षी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान है। क्षेत्रों में पाए जाने वाले पक्षियों में कुछ निवासी और कुछ प्रवासी, यानी कुछ अपने यहाँ के कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं। ये कॉमन हुपो, पर्पल सनबर्ड, ब्लैक फ्लैंकोलिन, लिटिल कॉर्मोरेंट, इंडियन कॉर्मोरेंट, साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, कॉमन टील, कॉमन ग्रीन शंख, रफ आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हुए। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।